नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो, आज हम बात करने वाले हैं लोटस आई हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट लिमिटेड स्टॉक के बारे में। ठीक है, आज स्टॉक का हम डीपली फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। साथ में यहाँ पे स्टॉक का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं डीपली लेवल पे, ताकि आपको पता लगे कि भाई इसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकल के आता है। साथ में फंडामेंटल के पिटारे से देखते हैं क्या निकल के आता है। आने वाले टाइम में आपको यहाँ पे एक जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा या फिर एक जबरदस्त लेवल की यहाँ पे गिरावट देखने को मिलेगी। हर एक सवाल आपको इस फंडामेंटल एनालिसिस में छुपा हुआ है। सारे के सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको यहाँ पे मिलेंगे जो भी स्टॉक को लेके आपके माइंड में चल रहे हैं। ठीक है, तो चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, अगर यहाँ पे करंट शेयर प्राइस की बात करें तो यहाँ पे 82.35 रुपये यहाँ पे करंट शेयर प्राइस चल रहा है। साथ में 3.93 रुपये की एक जबरदस्त यहाँ पे गिरावट हुई है 1 तारीख को। ठीक है, अगर यहाँ पे टोटल जो यहाँ पे गिरावट हुई है उसका रेशो देखा जाए तो 5% से ज्यादा यहाँ पे आपको 1 तारीख को अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। अगर इस स्टॉक में हम बात करें 5 डेज की, तो 5 डेज से यहाँ पे देखो जाए तो यहाँ पे 30 सितंबर के बाद ये गिरावट लगातार यहाँ पे गिरावट हो रही है। इसके पीछे के दो सबसे बड़े फैक्टर हैं। दोनों के फैक्टर्स के बारे में हम इस फंडामेंटल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, काफी मेजर फैक्टर है, आपको ध्यान देना है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया और आपने यहाँ पे गलती से सोल्ड आउट कर दिया तो समझ लेना आप एक बड़े लॉस के साथ यहाँ से निकल गए। आपको एक अच्छा खासा रिटर्न जो स्टॉक के अंदर होना चाहिए वो आपको देखने को नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना, आपके हर सवालों का जवाब यहाँ पे छुपा हुआ है। ठीक है, देखा जाए अगर स्टॉक की लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस की, तो ये स्टॉक 48.50 रुपये से चल के 111 रुपये के आसपास गया था। देखा जाए तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स का पैसा डबल से भी ज्यादा ही हो गया। साथ में अगर डिविडेंड की बात करें तो कंपनी ने यहाँ पे कोई भी डिविडेंड अनाउंस नहीं कर रखा। और पी रेशियो की बात करें तो यहाँ पे 79.05 का पी रेशियो देखा जाए तो एवरेज से यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम आपको देखने को मिलने वाला है। फिर भी स्टॉक के अंदर एक लगातार गिरावट हो रही है, इसके पीछे का रीजन हम बताएंगे। अब बात करने वाले भी कंपनी कितनी ज्यादा प्रॉफिट में चल रही है। ठीक है, पिछला जो क्वार्टरली रिजल्ट आया था उसमें कंपनी कितने ज्यादा प्रॉफिट में थी, साथ में उसका जो ऑपरेशनल और सेल्स एक्टिविटी थी वो कैसी रही, उन्होंने कंपनी को कितना ज्यादा रिवेन्यू जनरेट करके दिया। तो उसके लिए हम कंपनी की फाइनेंशियल क्वार्टरली रिजल्ट चेक करेंगे जून 2024 का। तो अगर रिवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे जो कंपनी का रिवेन्यू है 12.89 करोड़ के आसपास है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 2.5% से ज्यादा की ग्रोथ के साथ खड़ा है। साथ में अगर नेट इनकम की बात करें तो 62 लाख के नियर बाई है। साथ में लास्ट ईयर की कंपैरिजन में परफॉर्मेंस चेक की जाए तो 54% से ज्यादा की गिरावट के साथ है। साथ में अगर डिल्यूटेड ईपीएस की बात करें तो ये भी 0.3 है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पे आपको 55% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिलती है। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 4.84% के आसपास है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 56% की गिरावट के साथ है। देखो, कभी भी क्वार्टरली रिजल्ट सेम नहीं होते, कभी क्वार्टरली रिजल्ट में अच्छी परफॉर्मेंस आ जाती है, कभी कम आती है। बिजनेस है, बिजनेस में लॉस प्रॉफिट चलता रहता है, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, जो कंपनी का रिवेन्यू है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर वो पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। अगर नेगेटिव आता है तब वहां पे सोचने वाली बात हो जाती है, भाई नेगेटिव आया तो क्यों आया, कोई कोई बड़ा मतलब यहाँ पे सिनेरियो तो नहीं चल रहा, तब थोड़ी सी डीपली एनालिसिस और ज्यादा करनी पड़ जाती है। ठीक है, अब बात करने वाले स्टॉक की एक फॉर्मल और डीपली फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। अगर यहाँ पे मार्केट कैपिटल की बात करें तो 171 करोड़ के आसपास है जो इसके शेयर प्राइस है। शेयर प्राइस के हिसाब से जो स्टॉक की मार्केट कैपिटल है वो 171 करोड़ के आसपास है। अगर यही शेयर प्राइस किसी पावर सेक्टर का होता जैसे सजलोन जैसा का, तो यहाँ पे मार्केट कैपिटल आपको 1-1.5 लाख करोड़ के आसपास देखने को मिलती। और अगर यही शेयर प्राइस किसी मेटल कंपनी का सेक्टर से बिलोंग करता तो यहाँ पे मार्केट कैपिटल आपको 40-50 हजार करोड़ के आसपास देखने को मिलती। और अगर यही शेयर प्राइस किसी ज्वेलरी स्टॉक का होता तो यहाँ पे आपको जो प्राइस है वो कम से कम 2 से लेके 5 हजार करोड़ के आसपास देखने को मिलता। लेकिन ये हेल्थ केयर सेक्टर से बिलोंग करता है, उसके हिसाब से जो इसकी मार्केट कैपिटल है वो काफी ज्यादा सही है। अगर मान लो किसी भी स्टॉक की मार्केट कैपिटल ज्यादा हो जाती है तो वहां पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग बढ़ जाती है, स्टॉक की परफॉर्मेंस वहां पे गिर जाती है। और अगर मार्केट कैपिटल वहां पे ज्यादा गिर जाती है तो प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ जाती है और स्टॉक में आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म रिटर्न में आपको एक जबरदस्त यहाँ पे तेजी देखने को मिल जाती है। ठीक है, अब बात करने वाले हैं दो ऐसे की पॉइंट के बारे में जो किसी भी स्टॉक के लिए जान होती है, जिसके बगैर मतलब स्टॉक की परफॉर्मेंस का पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला है आरओई। आरओई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। देखा जाए तो यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी 4.91 है, एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ चल रही है। लेकिन जो यहाँ पे होना चाहिए रेशो, वो रेशो यहाँ पे है नहीं। मिनिमम यहाँ पे आरओई कम से कम 10 होनी चाहिए एक जबरदस्त रिटर्न शॉर्ट टर्म में देखने के लिए।
अगर आरओसी की बात करें लॉन्ग टर्म में, तो लॉन्ग टर्म का जो रेशियो एक्सपर्ट बोलते हैं वो 10 से लेके 15 के बीच में होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे जो रेशियो है 10.99 के आसपास से 11 रुपए के आसपास है। देखा जाए तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में आपको डिविडेंड वगैरह या फिर जो लॉन्ग टर्म रिटर्न है वो आपको एक अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक की बुक वैल्यू के बारे में। स्टॉक का प्राइस है 82 रुपये 40 पैसे, बुक वैल्यू है 28 रुपये 56 पैसे। देखा जाए तो स्टॉक के प्राइस से बुक वैल्यू काफी ज्यादा कम है, ठीक है, और टाइम टू टाइम बुक वैल्यू बढ़ती भी रहती है। अगर कोई देखो बुक वैल्यू क्या होती है उसको समझते हैं। स्टॉक का जो लाइफ टाइम बाई और जितना भी सेल हुआ है उसकी जो एवरेज आती है उसको बुक वैल्यू बोलते हैं। देखा जाए तो मजबूत कंपनी का जो सबसे मजबूत रेसिस्टेंस होता है वो बुक वैल्यू ही होती है। कोई भी कंपनी अपने शेयर प्राइस को कभी भी बुक वैल्यू से नीचे ड्रॉप नहीं कर सकती। अगर इससे नीचे वो कंपनी का शेयर प्राइस आ जाता है तो वहां पे देखो पब्लिक इन्वेस्टर्स का तो पता नहीं, लेकिन डीआईआई एफआईआई और प्रमोटर्स की वहां दब के पिटाई होती है और दब के ठुकाई का माहौल बन जाता है। और जिस कंपनी में एक बार प्रमोटर की बढ़िया पिटाई हो जाती है उस कंपनी को दोबारा प्रमोटर नहीं मिलते और कंपनी पूरी तरह से बर्बाद होने की कैटेगरी पे कगार पे आके खड़ी हो जाती है। कंपनी एक डीलिस्ट होने की कगार पे आके खड़ी हो जाती है और कंपनी को सेबी एएसएम जीएसएम की लिस्ट में डाल देता है, जहां कंपनी पे सर्विलेंस प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। वहां कंपनी की हर एक फाइनेंशियल एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाता है। साथ में ब्रोकरेज कंपनी को बोला जाता है कि अगर कोई भी शेयर बाई करता है स्टॉक का तो उसको एक मैसेज भेजोगे जहां पे आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो वो कंपनी अंडर सर्विलेंस चल रही है या एएसएम जीएसएम की लिस्ट में है, वहां पे आपका पैसा लगाना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। मान लो अगर किसी भी केस में कंपनी डूब जाती है, डीलिस्ट हो जाती है, तो वहां पे आपको आपका जितना भी क्वांटिटी होती है वो सारी की सारी जीरो हो जाती है। तो उस केस में आपको रिकवरी के तौर पे क्या मिलेगा, तो यहाँ पे आपको रिकवरी के तौर पे 10 रुपए पर शेयर आपको मिलेगा। चाहे वो शेयर आपने 50 रुपए का खरीदा हो, 60 70 80 कितने का खरीदा हो, डजंट मैटर, लेकिन वहां पे क्वांटिटी के हिसाब से आपको 10 रुपए देखने को मिलेंगे जो इसकी फेस वैल्यू है। देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में फेस वैल्यू को कंसिडर भी नहीं करते काफी लोग। क्यों नहीं करते? मान लो आपने कोई भी शेयर खरीदा, ठीक है, तो जाहिर सी बात है भाई आप वहां से प्रॉफिट गेन करके निकलोगे। लेकिन अगर आपको मार्केट में पता चल गया कि भाई ये कंपनी डिलिस्ट होने वाली है तो जाहिर सी बात है सबके स्टॉक जीरो होंगे, तो लोग या तो प्रॉफिट के साथ प्रॉफिट बुक करके निकल लेंगे या फिर थोड़ा बहुत लॉस लेके निकल लेंगे। फेस वैल्यू तक आने का इंतजार कोई भी नहीं करता, ठीक है, इसी वजह से इसको कंसिडर नहीं किया जाता। अब देखा जाए स्टॉक में आपको शॉर्ट टर्म में कितना रिटर्न देखने को मिलेगा और लॉन्ग टर्म में कितना रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। शॉर्ट टर्म की बात करें तो अलग अलग टाइम पीरियड पे देखते हैं कितना कितना रिटर्न आपको देखने को मिलता है। 1 वीक की अगर आप होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे 7% के आसपास रिटर्न देखने को मिलेगा। 1 मंथ की होल्डिंग में यहाँ पे आपको 6% का रिटर्न देखने को मिलेगा। 3 मंथ की होल्डिंग पे यहाँ पे आपको 42% के आसपास रिटर्न देखने को मिलेगा। 6 मंथ की होल्डिंग पे यहाँ पे आपको 41% का रिटर्न देखने को मिलेगा। 9 मंथ की होल्डिंग पे यहाँ आपको कोई भी खास रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म में आपको अलग अलग टाइम पीरियड पे कितना कितना रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर आप इस यहाँ पे 1 ईयर के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे कोई अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। 2 ईयर्स की होल्डिंग पे यहाँ पे आपको 14% की नियर बाय रिटर्न देखने को मिलेगा। 3 ईयर्स की होल्डिंग पे आपको 71% की नियर बाय रिटर्न देखने को मिलेगा। 4 ईयर्स की होल्डिंग पे आपको यहाँ पे 172% की के नियर बाय आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। साथ में 5 ईयर्स की होल्डिंग पे आपको यहाँ पे 258 या 260% के आसपास एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर एक एवरेज देखी जाए तो यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म में 1 मंथ से लेके 6 मंथ तक एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। लॉन्ग टर्म में आप जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे उतना अच्छा खासा आपको लॉन्ग टर्म में यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात करने वाले स्टॉक का जो होल्डिंग पैटर्न है उसके बारे में। किसी भी स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न सबसे मेन पॉइंट होता है ये जज करने के लिए कि स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वहां पे आपको पॉजिटिव परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी या नहीं देखने को मिलेगी, या फिर वहां पे नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं देखने को मिलेगा, नेगेटिव परफॉर्मेंस तो देखने को नहीं मिलेगी। अगर यहाँ पे प्रमोटर्स की, इससे देखो हमें पता चलता है कि किसने कितना कितना माल यहाँ पे दबा रखा है। प्रमोटर की अगर होल्डिंग की बात करें तो पिछले साल यहाँ पे 58.43% की होल्डिंग थी जो इस साल घट के 40.24% रह गई है। अगर यहाँ पे डीआईआई की होल्डिंग की बात करें तो लास्ट ईयर यहाँ पे कोई भी डीआईआई की होल्डिंग नहीं थी जो इस साल बढ़ के 0.01% हो गई है। साथ में अगर एफआईआई की होल्डिंग की बात करें तो लास्ट ईयर भी कोई भी एफआईआई की होल्डिंग नहीं थी और इस साल भी एफआईआई की कोई भी होल्डिंग नहीं है। और अगर पब्लिक इन्वेस्टर्स की बात करें तो यहाँ पे पिछले साल 41.57% यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग थी जो इस साल बढ़ के 59.75% हो गई है। देखा जाए तो यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग सबसे ज्यादा है और यहाँ पे इंक्रीमेंट भी हुआ है, ठीक है। अब एक एक्सपर्ट क्या बोलते हैं कि भाई किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले होल्डिंग का रेशियो क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि भाई यहाँ पे किसी भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले कम से कम यहाँ पे 35% की होल्डिंग होनी चाहिए। किसकी? प्रमोटर की, डीआईआई की, एफआईआई की और गवर्नमेंट की। अगर इन चारों की होल्डिंग मिला के किसी भी स्टॉक में 35% की नियर बाय रहती है
तो वहाँ पे आपको अच्छी खासी पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा और एक शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा रिटर्न भी देखने को मिलेगा। अगर इससे जितनी ज़्यादा यहाँ पे होल्डिंग रहेगी उतना ज़्यादा आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न देखने को मिलेगा, साथ में शॉर्ट टर्म में भी रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर मान लो यहाँ पे रेशो चला जाता है 70% से अबोव, तो वहाँ पे आपको फिर लॉन्ग टर्म में ही रिटर्न देखने को मिलेगा, शॉर्ट टर्म में रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर प्रमोटर की होल्डिंग 70% हो गई तो जाहिर सी बात है प्रमोटर कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए सोल्ड आउट नहीं करते, तो इस वजह से शॉर्ट टर्म में आपको कोई रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। वो सिर्फ लॉन्ग टर्म में ही यहाँ पे सोल्ड आउट करेंगे तो लॉन्ग टर्म में ही आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर 35% से अगर आपको ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है तो मैं तो यही कहता हूँ कि भाई उस स्टॉक से, और एक्सपर्ट भी यही कहते हैं, उस स्टॉक से आपको जल्दी से जल्दी निकल जाना चाहिए। वहाँ पे आपको प्रॉफिट के साथ, प्रॉफिट मतलब एक पॉजिटिव मोमेंटम की जगह वहाँ पे आपको नेगेटिव परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। वहाँ पे प्रॉफिट की जगह आपको सिर्फ लॉस के अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो वहाँ से या तो निकल जाए या फिर वहाँ पे इन्वेस्ट ना करें। स्टॉक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ऐसे हैं जो 50% से ज़्यादा की होल्डिंग रखते हैं, ये 4 पॉइंट, ठीक है। जहाँ पे इन चारों की होल्डिंग आपको 50% से ज़्यादा देखने को मिलेगी, वहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो शॉर्ट और लॉन्ग टर्म दोनों में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे बड़ी अपडेट लोटस आई हॉस्पिटल स्टॉक को लेके। और देखो अब मैं एक चीज़ और बताने वाला हूँ कि भाई इसके अंदर जो यहाँ पे गिरावट आई थी, जो ये गिरावट चल रहा है, ये गिरावट का सिलसिला कब थमेगा इसके बारे में मैं बताता हूँ। देखो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले हैं और यहाँ पे जो ट्रेडिंग विंडो है वो पूरी तरह से बंद हो गई है। ट्रेडिंग विंडो 10 अक्टूबर के बाद खुलेगी। तो जब भी कोई भी कंपनी के ऑडिट चलते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं, तो कंपनी अपनी फाइनेंशियल टर्म्स को बंद कर देती है, ट्रेडिंग विंडो को बंद कर देती है, ताकि लेन देन में की वजह से कोई भी जो ऑडिट चलता है उसमें कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जितना भी खेल खेल रहे हैं वो पब्लिक इन्वेस्टर्स खेल रहे हैं। जैसे ही यहाँ पे ट्रेडिंग विंडो ओपन होगी और यहाँ पे अगर एक अच्छा खासा क्वार्टरली रिजल्ट आ गया तो ये स्टॉक फिर यहाँ से जबरदस्त रॉकेट बन के आगे चलने वाला है, ठीक है। तो बस आपको होल्ड किए रखना है। देखो लॉस कभी भी स्टॉक मार्केट में नहीं होता, ठीक है। लॉस में कभी भी सोल्ड आउट मत करना। अगर लॉस में हो तो एवरेज करो या फिर आने वाले टाइम का थोड़ा सा इंतजार करो। यहाँ पे आने वाले टाइम में आपको एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। देखो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर आप वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जितने भी डीपली एनालिसिस करके हम आपके लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से अपडेट रहे, अपने आप को रूबरू करते रहे, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहे। जय हिंद, जय भारत।